हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी सेंटर बाय अंकित सर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेवेंथ क्लास का एसएसटी के पॉलिटी का चैप्टर 1, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड द नीड फॉर इट। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी एंड द नीड फॉर इट, अर्थात लोकतंत्र और इसकी आवश्यकता। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है। तो देखिए, डेमोक्रेसी जो है इसे ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट डेमो और सेकंड क्रेटिया। फर्स्ट डेमो और सेकंड क्रेटिया। डेमो का मतलब होता है पीपुल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। डेमो का मतलब होता है पीपुल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल, अर्थात तो शासन। तो लोगों का शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है। चलेंगे इसे हम लोग समझेंगे एक पेज के माध्यम से। चलो हम लोग समझते हैं, लिख देखो बाबू। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट डेमो और सेकेंड है क्रेटिया। के आर ए टी आई ए, क्रेटिया। तो डेमो का मतलब होता है पीपुल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। क्या होता है? रूल। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि वह रूल जो पीपुल द्वारा लागू हो, अर्थात वह शासन जो पीपुल द्वारा किया जाता हो, वह रूल जो पीपुल द्वारा, या वह शासन जो पीपुल द्वारा किया जाता हो, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण होता है लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र भी दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट लोक और सेकेंड तंत्र। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है? तो हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में समझ गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे द नीड फॉर इट, इसकी आवश्यकता क्या है। लोकतंत्र की आवश्यकता क्या है? तो लोकतंत्र की आवश्यकता, देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी के कारण ही, लोकतंत्र के कारण ही जनता सरकार चलाने के लिए अपना नेता चुन सकता है। डेमोक्रेसी सिटीजन्स अर्थात नागरिकों को कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स के आधार पर भेदभाव किए बिना समान अधिकार अर्थात राइट टू इक्वालिटी की गारंटी देता है। किसमें? लोकतंत्र में। मोनार्की में नहीं, राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में आपको किसी भी चीज का गारंटी नहीं है। राजतंत्र में जो राजा चाहेगा वो आपसे करवा सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में आपको हर चीज की गारंटी देता है, जैसे कि आपको कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स के आधार पर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये लोकतंत्र में होता है। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। न्यू वर्ड्स टू रिमेम्बर। डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी। दैवीय अधिकार सिद्धांत। दैवीय अधिकार सिद्धांत। Many rulers in the 17th and 18th century believed that they had been destined by God to rule the people। अर्थात 17वीं और 18वीं शताब्दी में कई शासकों का ऐसा मानना था कि ईश्वर उसे नियुक्त किया है, चुना है लोगों पर शासन करने के लिए। हम क्या बोले? 17वीं और 18वीं शताब्दी में ऐसे अनेकों राजाओं को मानना था, ऐसे अनेकों शासकों को मानना था कि ईश्वर उन्हें चुने हैं लोगों पर शासन करने के लिए। डिवाइन राइट थ्योरी का मतलब। आगे हम लोग बढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ अर्थात कानून का शासन। सुपरमेसी ऑफ लॉ, it is the basis for administration of justice. No person will suffer unless he has violated the law of the land। अर्थात कानून की सर्वोच्चता, यह न्याय प्रशासन का बेस है, आधार है। कोई भी व्यक्ति, क्या है? नो पर्सन विल सफर अनलेस ही हैज वायोलेटेड द लॉ ऑफ द लैंड। अर्थात कोई भी व्यक्ति तब तक पीड़ित नहीं होगा, तब तक उसे परेशान नहीं किया जाएगा जब तक कि देश का कानून का उल्लंघन नहीं करेगा।
रूल ऑफ लॉ में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक परेशान नहीं किया जाएगा जब तक कि वो देश के बनाए हुए कानून का उल्लंघन नहीं करता है, अर्थात कानून को हाथ में नहीं लेता है। कानून को हाथ में लेगा भाई तो कानून तो परेशान करेगा ही। आगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। राइट गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स irrespective of their caste, religion, race और सेक्स। मतलब सभी वयस्क नागरिकों को उनकी कास्ट अर्थात जाति, रिलीजियन धर्म, लिंग के बावजूद दिया गया अधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। इसमें हम क्या बोले, सभी वयस्क नागरिकों को उनकी जाति, धर्म या लिंग के बावजूद दिया गया अधिकार क्या कहलाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में होता है क्या, इसको अपनी भाषा में समझिए कि इसमें आप जब कभी ये जो है एक मताधिकार है यानी कि वोट देने का अधिकार, जब भी आप कभी अगर किसी को वोट देने जाते होंगे या मुखिया हो गया या विधायक हो गया या सांसद हो गया, तो जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आपसे कभी धर्म पूछा गया है, क्या आपसे कभी जाति पूछा गया है, क्या आपसे कभी लिंग पूछा गया है कि लड़का हो कि लड़की हो, कभी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, हमको सार्वभौम वयस्क मताधिकार है, हमको मत देने का अधिकार है। इस अधिकार के तहत हमसे कोई जाति, धर्म और लिंग नहीं पूछ सकता है। किस अधिकार के तहत, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत हमसे कोई न तो हमसे जाति पूछ सकता है, न ही धर्म पूछ सकता है, न ही लिंग पूछ सकता है। यहाँ तक समझ गए, आगे चलेंगे। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का हिंदी होता है विधानमंडल। लॉ मेकिंग बॉडी, द पार्लियामेंट इज द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री। इसमें क्या होता है कि कानून बनाने वाली संस्था को लेजिस्लेचर बोला जाता है। कानून बनाने वाली संस्था को क्या बोला जाता है, लेजिस्लेचर। और जो है सर इसमें क्या है कि द पार्लियामेंट इज द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री, अर्थात संसद हमारे देश की संघीय विधायिका है। मतलब ये जो लेजिस्लेचर का मतलब हम लोग बोले कि ये लॉ मेकिंग बॉडी है, अर्थात जो है ये जो है कानून बनाने वाली संस्था है। तो हमारे देश में कानून बनाती कौन है, तो हमारे देश में कानून बनाती है संसद। संसद बनाती है, कौन बनाती है, संसद। संसद देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर जो है संसद कहलाते हैं। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिलकर जो है संसद कहलाते हैं। और संसद जो है हमारे देश में कानून बनाती है। आगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का हिंदी होता है कार्यपालिका। द बॉडी व्हिच इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, अर्थात वह निकाय जो कानूनों को लागू करता है और देश का प्रशासन चलाता है वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन कहलाता है, जो कानून को लागू करता है और देश का प्रशासन चलाता है। जैसे देखिए देश का जो है कानून तो बना दिया संसद, लेकिन लागू करते हैं हमारे मंत्रीगण यानी कि मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रीगण जो है इसे लागू करते हैं। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट करने में जो ये जो है मंत्री को यानी कि मिनिस्टर को हेल्प करते हैं ब्यूरोक्रेट वाले, अर्थात आईएएस और आईपीएस। आगे चलेंगे। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, अर्थात हाशिए पर पड़ा वर्ग। हाशिए पर पड़ा वर्ग का मतलब, हाशिए का मतलब पहले समझिए। हाशिए का मतलब होता है जैसे आप लोग जिस कॉपी में लिखते होंगे उस कॉपी के जो आप लोग चौथाई छोड़ते हैं, और जिस चौथाई पर आप लोग नहीं लिखते हैं उसको बोला जाता है हाशिए। क्या बोला जाता है, हाशिया। तो चलिए, दोज पीपुल हु आर treated as insignificant and do not get the same opportunities for their development as the privileged section of the society, अर्थात वे लोग जिन्हें महत्वहीन समझा जाता है, तुच्छहीन समझा जाता है तथा जिन्हें समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के समान विकास के अवसर नहीं मिलते। देखेंगे आप लोग के अगल बगल, आपके गांव घर के अगल बगल कुछ ऐसे भी जाति के लोग हैं, कुछ ऐसे भी कास्ट के लोग हैं जो है से आपके समान या पूरे कंट्री लेवल पर या स्टेट लेवल पर देखिएगा तो उसके समान जो है से उनको अभी भी वे जो है से डेवलप नहीं हुए। जैसे अब हमारे झारखंड में ही देख लीजिए, हमारे आदिवासी जो है से
और जो है से लोगों की अपेक्षा अभी भी वे जो है से हाशिएकरण पर हैं। यह हमारे देश में मुस्लिम समुदाय आज भी हाशिएकरण पर है। ठीक है, आज भी मतलब पीछे है। आज भी उस समाज के साथ जो है से समाज की अपेक्षा जो है आज जो हमारा जो समाज है उसकी अपेक्षा देखा जाए तो हाशिएकरण पर है। हाशिएकरण का मतलब हम आपको समझा दिए थे कि आपके पेज का वह भाग जिस पर कि आप नहीं लिखते हैं, अर्थात जिस पर लिखते हैं वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन जिस पर नहीं लिखते हैं वो तो पीछे रह गया। ठीक उसी प्रकार हमारे समाज में भी, हमारे देश में भी कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे धर्म वाले हैं जो आज भी हाशिए पर हैं। आगे, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अर्थात लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग देश के शासन में स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं। किस रूप से भाग लेते हैं? स्वतंत्र रूप से, फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ। अर्थात वे अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनकी ओर से शासन करते हैं। बात सही है। हम लोग जो है से प्रतिनिधि का, रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव तो हम लोग करते हैं, चुनाव हम लोग तो करते हैं, लेकिन शासन हम लोग नहीं करते हैं। शासन हमारे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। आगे, द गवर्नमेंट इज answerable टू पीपुल फॉर ऑल इट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज। इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। मतलब सरकार अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए, पॉलिसी के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। क्यों जवाबदेह होती है भाई? उसे जवाब क्यों देगा? क्योंकि भाई जब हम उसको चुने हैं तो हमको ना जवाब देगा तो किसको देगा? जिस प्रकार किसान जिस खेती को, जिस फसल को लगाता है, जब किसान उस फसल को लगाता है तो किसान को काटने का अधिकार भी होता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम सरकार को चुनते हैं तो सरकार को यह दायित्व तो बनता है कि हमारी क्वेश्चन, हमारे प्रश्न का जवाब दे। ठीक है, या तो कोई दिक्कत? आगे, इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अर्थात अब्राहम लिंकन के शब्दों में यह लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार है। कौन? डेमोक्रेसी। कौन? डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। मतलब पश्चिमी दुनिया में लोकतंत्र का विचार ग्रीक शहर के राज्य एथेंस में विकसित हुआ। कहाँ हुआ विकसित? एथेंस में। आगे, डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीनिंग पीपुल एंड क्रेटिया मीनिंग रूल, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि डेमोक्रेसी जो है ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, फर्स्ट डेमो और सेकंड पीपुल। डेमो का मतलब होता है पीपुल एंड क्रेटिया का मतलब होता है रूल, अर्थात इट दस मीन्स रूल बाय द पीपुल। अर्थात क्या हो गया? इस प्रकार इसका अर्थ है कि लोगों द्वारा शासन। किसके द्वारा शासन? रूल बाय द पीपुल, अर्थात लोगों द्वारा शासन। एथेंस हैड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। एथेंस में कैसा लोकतंत्र था? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एथेंस कहाँ है? तो ग्रीक में। एथेंस कहाँ है? ग्रीक में। यानी कि एथेंस में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ऑल द फ्री सिटीजन्स with the exception of slaves, women and aliens living in Greece had the right to make laws। मतलब क्या हुआ? स्लेव्स में गुलाम, महिलाओं और ग्रीस में रहने वाले एलियन यानी कि विदेशियों को छोड़कर सभी स्वतंत्र नागरिकों को कानून बनाने का अधिकार था। कहाँ? एथेंस में। कहाँ? एथेंस में। बट इट वॉज अ लिमिटेड डेमोक्रेसी meant ओनली फॉर फ्री सिटीजन्स। लेकिन यह एक सीमित लोकतंत्र था। कैसा था? लिमिटेड डेमोक्रेसी था, सीमित लोकतंत्र था, जो केवल स्वतंत्र नागरिकों के लिए था, जो केवल स्वतंत्र नागरिकों के लिए था, फॉर फ्री सिटीजन्स। नेक्स्ट, इन रोमन रिपब्लिक टू there were
सम एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रोमन गणराज्य में भी प्रतिनिधि लोकतंत्र के कुछ तत्व थे, एलिमेंट्स थे। सम ऑफ द पीपुल पोस्ट वेयर फिल्ड बाय इलेक्शन। कुछ सार्वजनिक पद चुनाव द्वारा भरे जाते थे। कहाँ? इन रोमन रिपब्लिक यानी कि रोमन गणराज्य में। इट वेयर द रोमन्स हु गेव द आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म टू द वर्ल्ड। अर्थात रोमन जो है वो जो ऐसे गणतंत्रवाद के विचार को दुनिया के सामने लाया। कौन? रोमन। नो रूलर और डिक्टेटर कुड डेयर एज्यूम अ रॉयल टाइटल सच एज किंग। अर्थात कोई भी शासक, रूलर मतलब कोई भी शासक, और डिक्टेटर अर्थात तानाशाह, राजा जैसी रॉयल टाइटल अर्थात शाही उपाधि धारण करने का साहस नहीं कर सकता था। क्या लिख रहा है? नो रूलर और डिक्टेटर कुड डेयर एज्यूम अ रॉयल टाइटल सच एज किंग। अर्थात कोई भी शासक या तानाशाह राजा जैसी शाही उपाधि धारण करने का साहस नहीं कर सकता था। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, वी हैव ओनली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आधुनिक समय में हमारे पास केवल अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब देखिए, डेमोक्रेसी है, इसमें हम लोग जो है से रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। तो शासन एक तरह से देखा जाए तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। अलग बात है कि लोकतंत्र का अगर अर्थ हम लोग ढूंढेंगे, लोकतंत्र का अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ आता है जनता का शासन। लेकिन आप देखिए, सोच के देखिए, तो डायरेक्ट रूप में जनता शासन नहीं कर रही है, बल्कि जनता जिसको चुन रही है वो शासन कर रही है। जनता जिसको चुन रही है वो शासन कर रही है। ठीक है, इस वजह से इसको बोला गया है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऑल सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक लॉज फॉर देम। सभी नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनके लिए कानून बनाते हैं। ठीक है। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड ह्यूज पॉपुलेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम्स। कह रहा है कि देश के बड़े आकार और विशाल जनसंख्या के कारण आधुनिक समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम यानी कि नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डिड नॉट डेवलप इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑल ऑफ अ सडन। अर्थात लोकतंत्र की अवधारणा और विचार अपने वर्तमान स्वरूप में, प्रेजेंट फॉर्म, ऑल ऑफ अ सडन अर्थात वर्तमान स्वरूप में अचानक विकसित नहीं हुआ है। ये जो लोकतंत्र है सो अचानक विकसित नहीं हुआ। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, वेरियस रिवॉल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब विभिन्न क्रांतियां ने लोकतंत्र के विकास में योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया। कुल मिला के इसका कहने का मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी जो है से सडन यानी कि अचानक हमें नहीं मिला है। डेमोक्रेसी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रमिक प्रक्रिया है, जो कि अनेकों क्रांतियों के योगदान के बाद जो है से डेमोक्रेसी जो है से स्थापित हो पाया। चलेंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 इन इंग्लैंड गिव अ ब्लो टू द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द किंग। मतलब इंग्लैंड में 1688 में एक क्रांति ने राजा के निरंकुश शासन को झटका दिया। इट इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। अर्थात इसका मतलब था कि अब से लोगों पर राजा के इच्छा के अनुसार इट इस्टेब्लिश्ड द रूल ऑफ लॉ, अर्थात इसने कानून की स्थापना की। इट मींट दैट पीपल वुड henceforth be governed by a set of known laws and not according to the wishes of the
किंग। मतलब है, इसका मतलब था कि अब से लोगों पर राजा के इच्छा के अनुसार नहीं, राजा की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि कानूनों के एक समूह द्वारा शासन किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड पावर्स फ्रॉम द किंग टू द पार्लियामेंट। मतलब कि इस क्रांति ने राजा से संसद की शक्तियां हस्तांतरित कर दी। राजा से संसद को ये जो शक्तियां हस्तांतरित कर दी, कौन सी? तो इंग्लैंड में जो 1688 में यानी कि 1688 में जो क्रांति हुई, वो जो ऐसे वहां पर जो ऐसे राजा के शासन को उखाड़ फेंका और वहां पर जो ऐसे कानून की स्थापना किया गया। और कानून की स्थापना करने के बाद ये हुआ कि अब जो है यहाँ पर जो है शासन राजा की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि यहाँ पर संसद के द्वारा जो है यहाँ पर शासन चलेगा। ठीक है, आगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 upheld the ideals of liberty, equality and fraternity। मतलब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कायम रखा। It gave a blow to the divine rights of the king। इसने राजा के दैवीय अधिकारों को झटका दिया। किसने? 1789 के रिवॉल्यूशन। This revolution was directed against the inequalities that were present in the French society। मतलब यह क्रांति जो थी फ्रांसीसी समाज में असमानताओं के खिलाफ थी। किसके खिलाफ थी? इनइक्वालिटी, मतलब असमानताओं के खिलाफ थी। Soon after the revolution, a constitution was made which gave many civil and political rights to the French people। अर्थात क्रांति के तुरंत बाद एक संविधान बनाया गया जिसने फ्रांसीसी लोगों को कई नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विथ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। फ्रांस बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द रिवॉल्यूशन। अर्थात क्रांति के बाद क्या लिखा है? फ्रांस बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द रिवॉल्यूशन। अर्थात क्रांति के बाद फ्रांस एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस established the idea that the government which did not work for the welfare of the people। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने यह विचार स्थापित किया कि जो सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करेगी या नहीं करती है, not work for the welfare of the people, had no right to exist। उसे कोई अधिकार नहीं है अस्तित्व में रहने का। Such a government would be thrown out by the people। ऐसी सरकार को लोगों द्वारा उखाड़ फेंकनी चाहिए, ऐसी सरकार को लोग उखाड़ फेंकेंगे। would be। The Russian Revolution of 1917 made it clear that the political equality was of no use without social and economic equalities। 1917 की जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी, अर्थात रशियन क्रांति हुई थी, इसने स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता वाज ऑफ नो यूज विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज। अर्थात सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता का कोई फायदा नहीं है। बात सही है। देखिए, आपको जो है समाज में समानता नहीं दिया जाएगा, इक्वालिटी नहीं दिया जाएगा, और आपको ठीक है ये जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको ठीक है कि आपको मिल गया है, कि आपको सार्वभौम वयस्क मताधिकार आपको मिल गया है, आपको वोट देने का अधिकार है, लेकिन आपको सामाजिक रूप से आपको समानता नहीं मिला है। अर्थात अब जब आपको कोई बोल देता है आपको कास्ट के नाम को लेकर, या आपको बोल देगा गोरा काला बोल देगा, या बोल देगा आपको लंबा बौना बोल देगा, तो इससे आप में जो है इनइक्वालिटी, असमानता का जो है जन्म लेगा, असमानता इससे जन्म लेगा। अब ये सब जब आपको समाज में समानता ही नहीं रहेगा तो ये जो है
बाद बाकी जो जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, यानी कि राजनीतिक समानता है, राजनीतिक समानता मिलने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपको सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज नहीं मिल जाता, अर्थात सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिल जाती है, तब तक पॉलिटिकल इक्वालिटी का कोई मायने नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात सरकार के स्वरूप। सरकार के रूप अनेकों प्रकार के, जैसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मोनार्की। मोनार्की भी दो प्रकार के, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग थियोक्रेटिक स्टेट, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकुलर स्टेट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो है से भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन टूडेज वर्ल्ड, अर्थात आज की दुनिया में विभिन्न प्रकार की सरकारें मौजूद हैं। दे आर एज फॉलोज, वे इस प्रकार हैं। किस प्रकार है तो देख लीजिए, हम अभी बताएं, मोनार्की है, थियोक्रेटिक स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, डिक्टेटरशिप है, फिर इधर आपको मिल जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, यूनिटरी फॉर्म और फेडरल फॉर्म। तो भिन्न भिन्न प्रकार हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मोनार्की। अब हम लोग पढ़ते हैं मोनार्की अर्थात राजतंत्र के बारे में। द मोनार्की इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द किंग और ए क्वीन हुज ऑफिस इज हेरिडिटरी, अर्थात राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी शक्तियां राजा या रानी के हाथों में होती है, जिनका पद वंशानुगत होता है, हेरिडिटरी होता है। देखिए राजा का पद वंशानुगत होता है, यही तो है मोनार्की और डेमोक्रेसी में अंतर। कि देखिए मोनार्की में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में ये जरूरी नहीं है कि राजा का जो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है, आप एक मूवी आप लोग शायद देखे होंगे या आपके घर में कोई बड़े भैया बन देखे होंगे, सुपर 30 एक मूवी है, आनंद कुमार पर बना हुआ है, ये बिहार पटना के आनंद कुमार है। तो उन पर जो एक मूवी बना हुआ था, तो आनंद कुमार कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसके लायक हो, जो उसके काबिल हो। अर्थात लोकतंत्र पर ये जो है से वाक्य जो है से फिट बैठता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसके लायक हो। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या मोनार्की के बारे में, कि मोनार्की जो होता है सो वंशानुगत होता है, राजतंत्र जो होता है सो वंशानुगत होता है। राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये जो है से मोनार्की जो है से दो प्रकार के, मोनार्की जो है से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट एब्सोल्यूट मोनार्की एंड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फर्स्ट क्या है एब्सोल्यूट मोनार्की एंड सेकेंड क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की में। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है क्या कि हम लोग निरंकुश राजतंत्र। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है, निरंकुश राजतंत्र। एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स दैट द रूलर हैज टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट। इसमें क्या है कि निरंकुश राजतंत्र का अर्थ है कि शासक का राज्य पर पूरा नियंत्रण होता है, रूलर का पूरे स्टेट पर कंट्रोल होता है। ऑल द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन अ मोनार्क, अर्थात सरकार की सभी शक्तियां एक मोनार्क अर्थात सम्राट के पास होती है। सरकार की सभी शक्तियां एक सम्राट के पास होती है, एक राजा के पास होती है, जो कि पूरा शक्ति का इस्तेमाल यूज करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द पावर ऑफ द रूलर आर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या संवैधानिक राजतंत्र में कि संवैधानिक राजतंत्र में शासक की शक्तियां संविधान द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। किसमें संवैधानिक राजतंत्र में शासक की शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं। ही कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड दिस पावर्स। द यूनाइटेड किंगडम प्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अर्थात वह इन शक्तियों पर से परे कार्य नहीं कर सकता। किसमें तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। यूनाइटेड किंगडम संवैधानिक राजतंत्र का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एक एग्जाम्पल है। कौन है यूके। यूके अगर बोले तो जैसे यूके के अंतर्गत आते हैं 4 कंट्री, लेकिन यूके अगर हम बोलेंगे तो आप समझिएगा, दिमाग में रखिएगा ब्रिटेन को।
ऐसे हम अभी बोल दिए कि यूके के अंदर कितने कंट्री आते हैं, 4 कंट्री आते हैं। आगे थियोक्रेटिक स्टेट, अर्थात थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब होता है धर्म शासित राज्य या ईश्वर शासित राज्य। इन अ थियोक्रेटिक स्टेट देयर इज एन ऑफिशियल रिलीजन, अर्थात धर्म शासित राज्य, धर्म से जुड़े लोग, धर्म शासित राज्य में एक क्या होता है, ऑफिशियल रिलीजन होता है, मतलब एक आधिकारिक धर्म होता है। पीपुल बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स, अर्थात उस धर्म से जुड़े लोगों को दूसरों पर फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज अ थियोक्रेटिक स्टेट, ऑल द सिविल लॉज आर मेड इन अकॉर्डेंस with the Islamic teaching. Most of the people of Pakistan follow Islam. अर्थात पाकिस्तान जो है एक धर्म शासित राज्य है। यहाँ पर सभी नागरिक कानून, इस्लामी शिक्षा के अनुसार बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इस्लामिक शिक्षा के अनुसार। ऑल द सिविल लॉज आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक टीचिंग। मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ पाकिस्तान फॉलो इस्लाम। पाकिस्तान के अधिकतर लोग इस्लाम का पालन करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकुलर स्टेट का हिंदी होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। तो देखिए, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, हियर देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से परे। भारत में देखिएगा तो सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इंडिया में सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी कई धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। अब जब धर्म के आधार पर जिस देश में भेदभाव नहीं किया जाता है तो उस देश को बोला जाता है सेकुलर स्टेट। तो इंडिया कैसा स्टेट है? सेकुलर स्टेट है। पीपुल ऑफ ऑल रिलीजियंस हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजियस फेथ, अर्थात सभी धर्मों के लोगों को अपने धार्मिक विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता है तथा अलग अलग धर्म का पालन करने वाले लोगों को अपने पूजा स्थल बनाने का भी अधिकार है। पीपुल फ्लोइंग डिफरेंट रिलीजियंस या फेथ्स हैव आल्सो द राइट टू बिल्ड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। नो रिलीजियस एक्टिविटी इज फाइनेंस्ड बाय द स्टेट। मतलब हम लोग अभी बोले कि अलग अलग धर्मों या विश्वासों का पालन करने वाले लोगों को अपने पूजा स्थल बनाने का भी अधिकार है। किसमें अधिकार होता है? तो सेकुलर स्टेट में। यहाँ पर क्या है कि नो रिलीजियस एक्टिविटी इज फाइनेंस्ड बाय द स्टेट। यहाँ पर किसी भी धार्मिक गतिविधि को राज्य द्वारा फाइनेंस, यानी कि उसको पोषित या वित्त पोषित नहीं किया जाता। फाइनेंस्ड का मतलब होता है वित्त पोषित नहीं किया जाता है। अर्थात इस कहने का मतलब हुआ कि सेकुलर स्टेट में किसी एक धर्म की मान्यता नहीं है, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। किस स्टेट में? सेकुलर स्टेट में। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप इज अ गवर्नमेंट इन व्हिच एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल, अर्थात तानाशाही। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही और डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। तो तानाशाही एक ऐसी सरकार है जिसमें एक ही व्यक्ति के पास पूरी शक्ति होती है, जैसे एब्सोल्यूट पावर इज वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि पूरा पावर जो है एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में होता है। एडोल्फ हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी एंड ही वाज द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी। मतलब एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी का तानाशाह था। एडोल्फ हिटलर के बारे में कौन नहीं जानता है? एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, जिसकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। जिसकी पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी का नेता था हिटलर। तो हिटलर एक डिक्टेटर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल। तो हम लोग से कोई क्वेश्चन पूछेगा हिटलर कहाँ के था? तो जर्मनी का। हिटलर किस पार्टी का नेता था? तो नाजी पार्टी का। आवर नाइबरी कंट्री म्यांमार इज रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स। हमारा पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तानाशाह
का शासन है, वहाँ पर सैनिक शासन है। कहाँ पर? म्यांमार में। हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में म्यांमार भी आता है। और म्यांमार में अभी प्रेजेंट टाइम में कैसा शासन है? तो सैनिक का शासन है, मिलिट्री डिक्टेटर्स है, यानी कि वहाँ पर सैन्य तानाशाह है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।